शादी का दिन था। मुझे अपना सूट बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैं किसी नौकर को ढूंढने निकल गया ताकि अपनी टाई ढीली करवा सकूं। लेकिन शेन शिन्यू को लगा कि मैं फिर से भाग गया हूं और उससे शादी नहीं करना चाहता। वो खिड़की के पास खड़ी होकर पागलों की तरह एक के बाद एक सिगरेट के 3 पैकेट फूंक गई। पास खड़े असिस्टेंट ने उसे टोका, मैम अब और मत पीजिए, पर उसने अनसुना कर दिया। फिर असिस्टेंट ने बात घुमाई और कहा, साहब को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है। ये सुनते ही उसके हाथ रुक गए। वो धीरे से बुदबुदाई, उसे सिगरेट की स्मेल से नफरत नहीं है, उसे तो बस मुझसे नफरत है। उस वक्त मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि पिछले जन्म में मरने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसने मेरा बदला लिया था। वो मेरी लाश को अपनी पीठ पर लाद कर एक ऐसे सीक्रेट कमरे में ले गई थी जो मेरी यादों और चीजों से भरा था। उस पल मुझे कोई डर नहीं लगा, बस एक गहरी टीस महसूस हुई। शेन परिवार की वो ताकतवर बेटी मुझसे इतनी बेबसी से प्यार करती थी कि खुद को बहुत छोटा समझने लगी थी। इसलिए इस जन्म में मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। शादी की रस्म शुरू हुई। जैसे ही हॉल के बड़े दरवाजे खुले, सब मेहमान पीछे मुड़कर देखने लगे। स्टेज पर खड़ी शेन शिन्यू ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वो अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब मैं उसे देख रहा था। मेरा मन किया कि अभी दौड़कर उसे गले लगा लूं, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, लियू युक्सिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चाचू, मेरे साथ चलिए। मुझे पता है आप ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मैं आपको यहाँ से ले चलती हूँ। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर उस हाथ को जिससे उसने मुझे पकड़ा था। मैं कुछ नहीं बोला। स्टेज पर शिन्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस मुझे फटी आंखों से देख रही थी और उसके आंसू टपकने लगे। मेहमानों को लगा कि कोई तमाशा होने वाला है। मैंने अपने पैंट के पायचे थोड़े ऊपर किए और आगे बढ़ गया। उसे लगा मैं उसकी बात मान गया हूँ, पर तभी मैंने उसे एक जोरदार लात मारी। रास्ते से हटो, मेरा रास्ता मत रोको। मेरी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, पर सबने साफ सुना। शिन्यू अपने गम में इतनी डूबी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधे उसके सामने जाकर रुका। शिन्यू, सिर उठाकर मेरी तरफ देखो। वो टस से मस नहीं हुई। उसे लगा मैं अब कभी उसे इतने प्यार से नहीं बुलाऊंगा। जब वो नहीं मानी तो मैं नीचे झुका और उसका हाथ थाम लिया। उसने हाथ पीछे खींचना चाहा, पर मैंने कसकर पकड़ लिया। आखिर उसने सिर उठाया। उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने सबके सामने उसके बाल सहलाए। शिन्यू, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? वो इतनी हैरान और खुश थी कि उसके होंठ फड़फड़ाए, पर आवाज नहीं निकली। उसे लगा मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। बस मुझे अपना वादा याद है। मैंने कहा था कि बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा। मैं भूला नहीं हूँ, इसलिए मेरी छोटी बहन अब मत रो। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कांपती आवाज में कहा, भैया। तभी लियू युक्सिन जमीन से उठी और बोली, छोड़िए इसे। चाचू आपसे प्यार नहीं करते। एक अपंग लड़की उनके लायक कैसे हो सकती है? क्या सिर्फ पैसा होना ही काफी है? शेन शिन्यू ने फिर से सिर झुका लिया। उसे अपंग कहते सुनकर मैंने पूरी ताकत से उस औरत के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। चाचू, आपने मुझे मारा? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने ध्यान नहीं दिया और शिन्यू के पास आकर मासूमियत से अपना हाथ आगे कर दिया। शिन्यू देखो, मारने से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मेहमान हैरान थे कि ये चल क्या रहा है। शिन्यू ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए फूंक मारने लगी। तभी किन फान भीड़ से निकला और बोला, चाचू, आप युक्सिन दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो उनसे प्यार करते थे। मैंने शिन्यू का हाथ थामे रखा और किन फान से कहा, मैंने कब कहा? मैंने सिर्फ एहसान चुकाने की बात की थी। और मैं उसे क्यों पसंद करूं? क्या वो मेरी शिन्यू से ज्यादा सुंदर है या अमीर? एक नाजायज बेटी मेरे लायक कैसे हो सकती है? जब उन दोनों ने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैंने उनके पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, उस एक्सीडेंट का सच क्या है? क्या मैं उसकी जांच शुरू करवाऊं? ये सुनते ही उनके पसीने छूट गए। मैंने असिस्टेंट वांग से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। फिर किन फान को भी घर से निकलने का हुक्म दे दिया। वो रोता हुआ भाग गया। सब रस्में पूरी हुई और मैं शिन्यू की व्हीलचेयर लेकर बाहर आ गया। लिफ्ट में वो अपनी अंगूठी देखकर बच्चों की तरह मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके बाल सहलाए। इतनी खुशी? उसने सिर हिलाया। भैया अब मेरे हैं। कमरे में पहुंचकर
मैंने उसे व्हीलचेयर से सोफे पर बिठाया। उसने शक जताते हुए पूछा, आपने शादी का मन क्यों बदला? क्या किसी ने आपको धमकी दी थी? मैंने हंसकर वही बात दोहराई जो असिस्टेंट ने कही थी। मुझे सिगरेट से नहीं, तुमसे नफरत थी। वो मान गई। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने उससे माफी मांगी और उसे चूम लिया। पिछले जन्म में हम कभी इतने करीब नहीं आए थे। जब मैं पीछे हटने लगा तो उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और उस किस को और गहरा कर दिया। मैं शर्म से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया कि बड़े बुजुर्ग नीचे बुला रहे हैं। नीचे शिन्यू को शराब पिलाई जा रही थी, पर मैंने गिलास छीन लिया। मैंने उसकी सहेलियों से कहा, इसके पैर ठीक हो सकते हैं, इसलिए इसे शराब मत देना। आज इसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब हैरान थे कि मैं इतना केयरिंग कैसे हो गया। मेरे घर वालों ने जब पोते पोतियों की बात की तो मैंने कहा कि पहले हम कॉलेज खत्म करेंगे और शिन्यू के पैर ठीक करेंगे। घर लौटते वक्त गाड़ी में वो मेरा हाथ चूमती रही। घर पहुंचकर मैंने उसे बेड पर लिटाया और नहाने चला गया। मैं नहाते नहाते थक गया था और वही टब में सो गया। शिन्यू को लगा मेरे साथ कुछ हो गया है। उसने पागलों की तरह बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू किया। जब मैं बाहर आया तो वो मुझे ही देख रही थी और रोने लगी। मैंने उसके बाल सुखाए। जब सोने की बारी आई तो उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा तो वो कांप गई। उसे लगा मैं गुस्सा हूं क्योंकि वो मुझे छूने नहीं दे रही और वो रोने लगी। मैंने उसे मनाया, मैं गुस्सा नहीं हूं, तुम तो मेरी छोटी रोतलू बच्ची हो। अब सो जाओ। मैंने आंखें बंद की और सोचा कि इस जन्म में इसे हमेशा ऐसे ही मासूम रखूंगा। पर शेन शिन्यू मन ही मन सोच रही थी, शुक्र है इसे मेरी डरावनी और जुनूनी साइड का पता नहीं चला। मुझे अभी और मासूम बनने का नाटक करना होगा ताकि ये मेरे पास ही रहे। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। अगली सुबह मैं जल्दी जाग गया। मैंने देखा कि मेरे बगल में लेटी मेरी पत्नी शेन शिंग्यू ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर को सहलाया। सच तो यह है कि मैं पहले से ही जाग चुका था, बस थोड़ी देर और बिस्तर पर लेटे रहना चाहता था। पर शेन शिंग्यू अचानक घबरा गई और हड़बड़ाहट में बोली, सॉरी, क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? मैंने उसके होठों पर एक छोटा सा किस किया और कहा, नहीं, गुड मॉर्निंग बीवी। शेन शिंग्यू ने अपनी पलकें झपकाई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग पतिदेव। जब मैं और शेन शिंग्यू हाथ पकड़कर नीचे आए तो चेनलिन और लियू शेन हमें देखकर अपनी खुशी नहीं छिपा पाए। मेरे दिल में भी एक अजीब सी हलचल थी। पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया था, लेकिन मैंने उनसे हमेशा बुरा बर्ताव किया। अब जब मुझे दूसरा जन्म मिला है तो मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट किया और खाने के लिए पूछा, लियू शेन, क्या खाना तैयार है? मुझे बहुत भूख लगी है। अगले ही पल डाइनिंग टेबल पर सजे खाने को देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ सब कुछ मेरी पसंद का था। लियू शेन मुस्कुराते हुए बोले, ये सब मैडम के कहने पर बनाया गया है। मैंने तुरंत मुड़कर शेन शिंग्यू को देखा जो चुपचाप बैठी थी। मेरे दिल में प्यार उमड़ आया और मैंने झट से उसके गाल पर किस कर लिया। थैंक यू एवे। शेन शिंग्यू के कान एकदम लाल हो गए। वो पूरी तरह शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी एक हफ्ते पहले तक कह रहा था कि वो मर जाएगा पर घर जमाई नहीं बनेगा और जिसे सिर्फ लियू यूशन पसंद थी, वो आज उसे फ्लर्ट कर रहा है और किस कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट वांग लिंग को मेरे बारे में पता लगाने का ऑर्डर दिया कि आखिर मुझे क्या झटका लगा है। पर मैं इन सब बातों से बेखबर बस खाना खाने में लगा था। यहाँ तक कि मैंने प्यार से शेन शिंग्यू की प्लेट में एक मोमो डिमसम भी रखा और कहा, ये बहुत टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। तभी वांग लिंग जल्दी जल्दी वहां आई, पर उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया क्योंकि हम खाना खा रहे थे। जब हम बाहर आए तो मैंने देखा कि वो कुछ कहना चाहती है। मैंने शेन शिंग्यू से कहा, तुम अपना काम निपटा लो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। अंदर स्टडी रूम में वांग लिंग काफी सीरियस थी। उसने बताया, मैडम, लियू यूशन और किन फान फिर से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि पूरी बात साफ नहीं है, पर ये पक्का साहब मेरे से जुड़ी है। शेन शिंग्यू की आंखों में गुस्सा और कातिलाना तेवर आ गए। उसने कहा, उन पर नजर रखो और ज्यादा आदमी लगा दो। वांग लिंग ने एक और बुरी खबर दी कि इंटरनेट पर खबरें उड़ रही हैं कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए शेन शिंग्यू से शादी की है
और मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को धोखा देने वाला धोखेबाज इंसान हूँ। ये सुनते ही शेन शिंग्यू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जब उसे पता चला कि ये सब किन फान ने किया है तो उसने तुरंत किन परिवार पर बिजनेस के जरिए दबाव बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब वे दोनों नीचे आए तो मैं मजे से चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा था। वांग लिंग मुझे देखकर हैरान थी कि शेन शिंग्यू मुझ जैसे बेवकूफ से शादी क्यों करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही शेन शिंग्यू ने उसे गुस्से से देखा, वो डर के मारे वहां से भाग गई। मैंने मजाक में शेन शिंग्यू से कहा, अरे वांग लिंग, इतनी जल्दी क्यों भाग गई और तुम इतनी चिढ़ी हुई क्यों हो? मुझे बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसे मजा चखाऊंगा। मेरी बातों से वो मुस्कुरा दी। मैंने उसकी व्हीलचेयर के पास झुककर उससे पूछा, तुम वांग लिंग के इतने करीब क्यों जा रही थी? वो चिढ़कर बोली, तुम्हें उसकी फिक्र है? मैंने हंसते हुए कहा, वाह, लगता है मेरे घर का सिरका दान विनेगर जार गिर गया है। मेरी बीवी को जलन हो रही है। शेन शिंग्यू मेरी बातों पर हंसने लगी। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि हमें मम्मी पापा के घर डिनर पर जाना है। निकलते वक्त वांग लिंग फिर आई और उसने मिस शेन कहा, जिससे मैं टीवी देखते हुए अचानक डर गया। शेन शिंग्यू ने वांग लिंग को डांटा कि उसने मुझे डरा दिया। मैंने बीच बचाव किया और हम गाड़ी में बैठकर शेन परिवार के पुराने बंगले की ओर चल दिए। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पिछली जिंदगी में मेरी वजह से दोनों परिवारों के रिश्ते टूट गए थे। शेन शिंग्यू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कंफर्ट किया। नर्वस मत हो, तुम उनके दामाद हो। जब हम वहां पहुंचे तो मेरी सास निंग वेई ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। वो मुझे हमेशा से अपने बेटे जैसा मानती थी। अंदर दादा दादी भी हमें देखकर बहुत खुश हुए। फिर दादी और निंग वेई मुझे अकेले में स्टडी रूम में ले गई। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं शेन शिंग्यू का साथ कभी न छोड़ूं, भले ही वो अपाहिज हो गई है। मैंने पूरी ईमानदारी से प्रॉमिस किया, मम्मी, दादी, मैं आयुए से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मन ही मन मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मुझे पता है कि उसकी टांगों की ये हालत मेरी वजह से हुई है। निंग वे ने मुझे एक कीमती जेड पेंडेंट दिया। मैंने उसे शेन परिवार के दामाद की निशानी मानकर स्वीकार कर लिया। जब मैं बाहर आया तो मैंने खुशी खुशी वो पेंडेंट शेन शिंग्यू को दिखाया और कहा, अब तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं कर पाओगी। शेन शिंग्यू ने मेरी आंखों में देखा और उसने मन ही मन फैसला किया कि वो किसी भी तरह उस चमत्कारी डॉक्टर जिंग टिंग को ढूंढेगी ताकि अपनी टांगे ठीक कर सके और मेरे साथ हमेशा रह सके। डिनर पर शेन शिंग्यू का भाई शेन चेंग नहीं आया क्योंकि वो अब भी मुझसे नाराज था। पर शेन शिंग्यू ने कहा, उसकी फिक्र मत करो, बस मेरा ध्यान रखो। हम दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगे, जिसे देखकर घर के बड़े बहुत खुश थे। डिनर के बाद मम्मी ने हमें रुकने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। शेन शिंग्यू को लगा कि मैं जबरदस्ती रुक रहा हूँ, पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं खुश हूँ। कमरे में जाने के बाद शेन शिंग्यू ने मुझे नहाने के लिए भेजा और पीछे से वांग लिंग से डॉक्टर जिंग टिंग के बारे में पूछा। जब मुझे पता चला कि अब तक कोई सुराग नहीं मिला है तो शेन शिंग्यू काफी उदास होकर खिड़की के पास बैठ गई। जब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने उसे वैसे ही उदास देखा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पागल, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डांटूंगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे जितना चाहो देख सकती हो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुछ दिल में चल रहा है? मैंने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और ऐसे दिखाया जैसे सब नॉर्मल हो। नहीं तो। मैंने धीरे से एक हंसी दी और उसके पास झुक गया। क्या मैं तुम्हें नहीं समझता या तुम खुद को नहीं समझती? मेरे सामने भी झूठ बोलना चाहती हो? शेन शिंग्यू आखिर में टूट गई और एक दुख भरी मुस्कान दी। भैया से कुछ भी छुपाना मुश्किल है, बस नहीं चाहती थी कि आप मेरे साथ परेशान हो। मैं उसके बगल में बैठ गया और एक हाथ से उसकी ठुड्डी चिन उठाई, उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। लहजे में थोड़ी दबंग गई, डोमिनेंस के साथ कहा, बताओ, ताकि भैया भी तुम्हारा बोझ थोड़ा बांट सके। उसके गले में हल्की हलचल हुई और उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर मेरी कमर थाम ली। फिर धीरे से बोलना शुरू किया, आज मुझे किसी ने ढूंढा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंग टिंग को ढूंढना होगा, ये देखने के लिए कि क्या मेरे पैरों के ठीक होने की कोई उम्मीद है। लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसे ढूंढना नामुमकिन है। मेरे दिल में एक हलचल हुई। मैं तो भूल ही गया था कि जिंग टिंग और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ।
क्या ये उसे ठीक करने का सबसे अच्छा मौका नहीं था? मैंने उसके होठों पर एक हल्का सा किस किस किया, उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, परेशान मत हो, शायद अभी सही वक्त नहीं आया। क्या पता किसी दिन किस्मत से तुम उसस ए मिल जाओ। शेन शिंगेवे मेरी बातों के पीछे का गहरा मतलब नहीं समझ पाई और इसे बस एक दिलासा समझकर लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। हाँ, मौका जरूर मिलेगा, उसने मन ही मन सोचा। अगर मौका नहीं भी मिला तो मैं तुम्हारे लिए मौका बनाऊंगी। तुम्हारे लिए मुझे खड़ा होना ही होगा। ठीक है, अब जल्दी से जाकर नहा लो, मैंने खड़े होकर उसे टोकते हुए कहा। शेन शिंगुए अपनी व्हीलचेयर घुमाते हुए बाथरूम में चली गई। जैसे ही पानी की आवाज आई, मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और एक एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड चैट खोली। मैंने मैसेज भेजा, लाल कपड़े वाले भाई, होंगी हो क्या? होंगी एलायंस का एक्टिंग लीडर है और इकलौता शख्स है जो मेरी सारी पहचान, आइडेंटिटीज जानता है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ओहो छोटा एंसेस्टर, पूर्वज आखिरकार वापस आ गया। मैं मुस्कुराया, मेरी उंगलियां तेजी से टाइप करने लगी। अब मैं बच्चा नहीं रहा। भाई, सब ठीक है? होंगी ने जवाब दिया, सब बढ़िया है। एलायंस तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से अच्छे से ग्रो कर रहा है। वैसे तुम वापस आ गए हो तो क्या फिर से काम शुरू करना चाहिए? जो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो पागल हो रहे हैं। मैंने एक बेबसी वाला इमोजी भेजा, इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। होंगी बोला, कैसा चल रहा है? दिल की रानी को हासिल कर लिया? बिल्कुल, जब मैं मैदान में उतरा हूं तो फिक्र की क्या बात है। बधाई हो, बधाई हो। बोलो क्या काम है? मैंने असली बात छेड़ी। क्या हाल ही में शेन परिवार का कोई मुझे ढूंढते हुए आया है? जिंगटिंग गॉडली डॉक्टर की तलाश में? होंगी ने आंखें घुमाने आईरोल वाला इमोजी भेजा। किस दिन लोग नहीं ढूंढते? और सुना है तुम्हारी वो छोटी बीवी भी तो शेन परिवार की ही है। सीधा इलाज क्यों नहीं कर देते? इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? पानी की आवाज बंद हुई। मैंने जल्दी से टाइप किया, नहीं, उन्हें मेरी पहचान अभी पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे डर है कि वो एक साथ ये सब झेल नहीं पाएंगे। अगर शेन परिवार से कोई आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन पहले ये खबर फैला दो कि जिंगटिंग महीने में सिर्फ एक केस लेता है। उन्हें थोड़ा इंतजार करवाओ और कुछ दिन बाद हाँ कहना, ताकि उन्हें शक न हो। होंगी ने जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम कहो। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, मैंने फोन रख दिया और शेन शिंगुए की तरफ देखा। मेरा चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। नहा लिया? चलो बात करते हैं। शेन शिंगुए का दिल बैठ गया। मेरी अचानक की गंभीरता ने उसे बेचैन कर दिया। उसे लगा शायद किसी ने मुझे कोई बुरा मैसेज भेजा है। मैं बेड पर बैठ गया और उसके बगल वाली जगह को थपथपाया। वो चुपचाप वहां लेट गई। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। 8 अगस्त। मेरी आवाज भारी और गहरी थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो मना करना चाहती थी पर मेरा मन नहीं तोड़ पाई। बस धीरे से हूँ कहा। मैं उसके हाथ से खेलते हुए बोला, एक बार एक लड़का था। अपने 18वें जन्मदिन के अगले ही दिन उसके दोस्तों ने उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर बुलाया। वापसी के रास्ते में एक बेकाबू ट्रक सामने से आ रहा था। जब उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगा, तभी एक कार ने जोर से उस ट्रक को टक्कर मारी और उसकी दिशा बदल दी। वो लड़का उस झटके से बेहोश हो गया। शेन शिंगुए समझ गई कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, पर उसने टोका नहीं। जब उस लड़के को होश आया तो उसे पता चला कि उसे बचाने वाली एक अजनबी लड़की थी, जो उसकी क्लासमेट भी थी। उसी दौरान उसका वो बचपन का दोस्त, प्लम ब्लॉसम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, गायब हो गया पूरे 1 महीने के लिए। उस महीने में वो तथाकथित बचाने वाली लड़की ही उसके साथ रही और दोस्तों के कहने पर वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा। शेन शिंगुए ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। वो बताना चाहती थी कि वो जानबूझकर गायब नहीं हुई थी, वो भी उस 1 महीने कोमा में थी। पर उसे डर था कि मैं यकीन नहीं करूंगा। सोते समय उसने मुझे पकड़ रखा था। जब मैंने उसके पेट पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। उसे लगा शायद मैं नाराज हूं क्योंकि उसने मुझे छूने नहीं दिया। मैंने उससे कहा, मैं नाराज नहीं हूं, तुम मेरी जान बेबी हो। अब सो जाओ। मैंने आंखें बंद की और सोचा कि मैं जिंदगी भर उसे ऐसे ही रखूंगा। पर शेन्यू मन ही मन सोच रही थी, शुक्र है उसे मेरा पागलपन और डरावना पक्ष नहीं दिखा। मुझे अभी पागल होने का नाटक करना होगा ताकि वो हमेशा मेरे पास रहे। अगले दिन सुबह जैसे ही मैंने थोड़ी हलचल की
उसकी पकड़ और कस गई। मैंने आंखें खोली तो देखा उसकी पतली सी हथेलियां मेरी कमर पर थी। शेन शिंगुए की पलकें घबराहट में कांप रही थी। उसका शरीर एकदम तना हुआ था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे देखकर मुझे दुख हुआ। कल रात का गुस्सा तो कब का धुना हो चुका था। मैंने उसे वापस गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। मैं अब नाराज नहीं हूं, थोड़ा और सो जाओ। उसे जैसे सुकून मिल गया हो, उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। जल्द ही वो सो गई। मैंने उसकी नब्ज चेक की और इलाज के बारे में सोचने लगा। मुझे लैब जाना होगा क्योंकि वो ब्लड चेन बहुत रेयर है। जब मैं नीचे गया, दादाजी योग कर रहे थे और सासू माँ चाय पी रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो लड़की उठी नहीं क्या। मैंने कहा वो देर से सोई थी, उसे आराम करने दीजिए। सासू माँ ने मुझे एक ऐसी मुस्कान दी जैसे वो सब समझती हो। तभी शेन चेंग नीचे आया और मुझे देखकर चिढ़ गया, पर सासू माँ के डर से उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और बिना नाश्ता किए भाग गया। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया और मैं ऊपर भागा। शेन शिंगुए उठी और मुझे न पाकर डर गई। उसे मैं चला गया। उसने खुद व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश की और बेड से नीचे गिर गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो जमीन पर बेजान पड़ी थी। आयुए, मैं भागा। उसे होश आया। उसने मेरा चेहरा देखा और लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। मैंने उसकी नब्ज देखी, वो ठीक थी। क्या हुआ? बताओ, कहाँ दर्द है? वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और वापस बेड पर लिटाया। सब लोग ऊपर आ गए। मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस वो गिर गई थी। जब सब चले गए तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था? उसने धीरे से कहा, मैंने आपको नहीं देखा तो। मुझे गुस्सा भी आया और प्यार भी। मुझे नहीं देखा तो तुम खुद को चोट पहुंचा लोगी। मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसे एक गहरा किस किया। जब हम अलग हुए वो पूरी लाल हो चुकी थी। ये सजा है तुम्हारी बात न मानने की, तो आप अब नाराज नहीं हैं? उसने मासूमियत से पूछा। दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद नाश्ते की मेज पर सासू माँ ने मेरे लिए मेरी पसंद के पकवानों का पहाड़ खड़ा कर दिया। मैंने शेन शिंगुए की तरफ मदद के लिए देखा। उसने तुरंत अपने पापा से कहा, अपनी बीवी को संभालिए, वरना ये मेरे पति को खिला खिलाकर मार डालेंगी। सब हंसने लगे। शेन शिंगुए ने कहा कि हम अब वापस जाना चाहते हैं। सासू माँ ने मना किया, पर वो नहीं मानी। नहीं, हमें अपना क्वालिटी टाइम बिताना है, आप लोग बीच में आएंगे। उसने सासू माँ का दिया हुआ कार्ड भी रख लिया। मैंने पूछा, क्यों लिया? हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। उसने कहा, क्योंकि उन्होंने सुबह भाई को परेशान किया था। मैं उसकी इस बचकानी हरकत पर हंस पड़ा। क्या तुम आज बिजी हो? मैंने पूछा। अगर नहीं तो चलो डेट पर चलते हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। चलो मॉल चलते हैं। मॉल के गेट पर मैनेजर हमारा इंतजार कर रहा था। जब एक लड़का और व्हीलचेयर पर बैठी लड़की साथ आए तो सब हमें देखने लगे। मैंने लोगों की परवाह नहीं की और उसका हाथ थामे रखा। हम 28वीं मंजिल पर गए, जो सिर्फ वीआईपीज के लिए थी। मैंने एक दुकान पर एक सफेद फ्रॉक देखी जिस पर एक प्यारा सा खरगोश बना था। असिस्टेंट को लगा ये बच्चों जैसा है, पर शेन शिंगुए मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उसे वो ड्रेस थमा दी और कहा, जाकर ट्राई करो। जब वो अंदर थी, मैंने उसके लिए पूरा मैचिंग सेट, जैकेट, जूते चुना। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अचानक चेंजिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। आयुए, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? जैसे ही मैं अंदर गया, वो चौंक गई। तुम अंदर कैसे आ गए? उसके चेहरे पर घबराहट और हैरानी साफ थी। मैंने उसके लाल हो चुके कान देखे और अनजाने में ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना शर्मा क्यों रही हो? शेन झिंग्यू ने अपनी नजरें चुराई, पर जुबान से अभी भी अकड़ दिखा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी भौहें ऊपर की और दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाकर बड़े आराम से खड़ा हो गया हूँ। नहीं शर्मा रही? तो फिर जल्दी कपड़े बदल लो। वो बस मुझे देखती रही, इंतजार कर रही थी कि मैं बाहर जाऊंगा, पर मैं जानबूझकर अनजान बन गया और अपनी ठुड्डी से इशारा करते हुए कहा, बदलो ना, मुझे क्या देख रही हो? आखिर में शेन झिंग्यू से रहा नहीं गया। तुम बाहर नहीं जाओगे? मैं अपनी बीवी को कपड़े बदलते हुए देख रहा हूँ, क्या ये भी गलत है? मैंने बड़े हक से पूछा। वो एकदम हैरान रह गई और इस बार उसने कोई पलटवार नहीं किया, बस अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी ड्रेस की बेल्ट खोलने लगी। मेरी नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। मैं उसके हर मूवमेंट को गौर से देख रहा था। जब वो अपनी पैंट उतारने वाली थी,
तो उसने फिर से हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। ये देखकर कि मैं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, उसने अपनी व्हील चेयर घुमा ली। वो मुझसे अपनी पीठ फेरना चाहती थी, पर मैंने एक ही कदम में उसके सामने पहुंच गया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। दरअसल मैं बस ये देखना चाहता था कि उसके पैरों में कितनी रिकवरी हुई है। मेरा इरादा कुछ और नहीं था, इसलिए मैंने बस ऐसे ही कह दिया, क्या हुआ? शेन झिंग्यू ने अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम बाहर जाओ। मेरी नजरें अभी भी उसके पैरों पर जमी थी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों? उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। आवाज में एक अजीब सा गुस्सा और दबी हुई भावनाएं थी। सच में देखना है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। हाँ, जल्दी उतारो। बाहर खड़े डॉक्टर शेन ने देखा कि मैं काफी देर से वापस नहीं आया हूँ, तो उन्होंने दुकान में चक्कर लगाया। बॉडीगार्ड से कंफर्म किया कि मैं बाहर नहीं गया हूँ। जैसे ही वो चेंजिंग रूम की तरफ रिपोर्ट देने आए, उन्होंने मुझे ये कहते सुना, जल्दी उतारो। उनके हाथ दरवाजे पर ही रुक गए और वो चुपचाप 3 मीटर पीछे हट गए। वो किसी द्वारपाल की तरह वहां खड़े हो गए ताकि कोई अंदर ना आ सके। इधर शेन झिंग्यू का चेहरा गुस्से या शर्म से इतना लाल हो चुका था जैसे खून टपक पड़ेगा। ठीक है, देख लो, फिर पछताना मत। मुझे उसकी धमकी समझ नहीं आई और मैंने पागलों की तरह वादा कर दिया, नहीं पछताऊंगा। शेन झिंग्यू के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाई और कपड़े उतार दिए। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। अब खुश हो? मैं बड़े ध्यान से उसके पैरों को देख रहा था, एकदम फोकस्ड होकर। कभी मैं सिर हिलाता तो कभी हाँ में गर्दन हिलाता, पर शेन झिंग्यू ने सिर्फ मेरा सिर हिलाना, ना कहना देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो एकदम ठंडी पड़ गई। अगले ही पल उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मुझे खींचा। मैं तैयार नहीं था और सीधा उसकी गोद में जा गिरा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने एक जबरदस्त किस के साथ मेरे होठों को बंद कर दिया। इस किस में गुस्सा भी था और दुख भी। जब मैं पूरी तरह सुध-बुध खो चुका था, उसने सजा के तौर पर मेरे होंठ पर जोर से काट लिया। मुझे दर्द हुआ और मैंने उसे पीछे धकेल दिया। मैं गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? किस करते वक्त कौन काटता है? उस अचानक हुए किस की वजह से मेरे गाल भी लाल हो रहे थे और कटे हुए होंठ से खून की एक बूंद निकल रही थी। शेन झिंग्यू ने जब मेरे होंठ पर खून देखा तो उसकी आंखों में पछतावा दिखा। मेरा वो मतलब नहीं था, पर फिर उसे मेरा सिर हिलाना याद आया। उसे लगा मैं उसे नापसंद कर रहा हूँ। वो और भी दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे रोता देख मैं पूरी तरह घबरा गया। अरे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम फिर क्यों रोने लगी? उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने हार मानकर हाथ उठाया और अनाड़ीपन से उसके आंसू पोंछने लगा। अच्छा बाबा, मेरी गलती है, अब मत रो। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है, पर अगर वो रो रही है तो यकीनन गलती मेरी ही होगी। जब उसने फिर भी कुछ नहीं कहा तो मैंने हिम्मत की और उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर उसे किस कर लिया। ये वाला किस बहुत कोमल और प्यारा था, पर बीच में ही हम दोनों ठिठक गए। मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुए और मेरा चेहरा एकदम से टमाटर जैसा लाल हो गया। मैंने झटके से शेन झिंग्यू को पीछे धकेला और पागलों की तरह दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। पीछे शेन झिंग्यू अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। वो धीरे से बुदबुदाई, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे नापसंद नहीं करते। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर लंबी सांसें ले रहा था और अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी शेन असिस्टेंट की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखते ही ऐसे मुड़ा जैसे उसे करंट लगा हो। वो बड़बड़ाने लगा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। अब मैं और भी ऑकवर्ड महसूस करने लगा। मन ही मन सोचा, धत तेरी की, मैं इतना क्यों डर गया। थोड़ी देर में शेन झिंग्यू ने मेरे चुने हुए कपड़े पहन लिए। जैसे ही दरवाजा खुला, वो सीधा मेरी गोद में आ गिरी, क्योंकि मैं अभी भी वही खड़ा था। मैं सक्का गया और उसे संभालते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? कहीं सिर तो नहीं टकराया? उसने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, ठीक हूँ, बस नाक में थोड़ी चोट लगी है। मैंने बिना कुछ सोचे नीचे झुककर उसकी नाक पर धीरे से फूंक मारी। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और माहौल एकदम रोमांटिक हो गया था। पर तभी किसी ने इस पल को खराब कर दिया। एक बहुत ही गलत वक्त पर आई आवाज ने सारा रोमांस खत्म कर दिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किन फान
और ल्यू युक्सिन पता नहीं कब अंदर आ गए थे। मेरे एक्स्ट्रा कार्ड की वजह से उन्हें कोई रोक नहीं पाया। वो यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए थे, पर उन्हें ये नजारा देखना पड़ गया। किन फान की आंखों में जलन थी। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि शेन झिंग्यू की नाक पर एक छोटा सा किस किया और पूछा, अभी भी दर्द हो रहा है? शेन झिंग्यू ने उन्हें पहले ही देख लिया था और उसके मन में थोड़ा बदला लेने का ख्याल आया। मुझे इतना कोऑपरेट करते देख उसने बड़े प्यार से कहा, नहीं शुक्रिया पतिदेव। पूरी तरह इग्नोर किए जाने पर किन फान का चेहरा उतर गया। उसने ल्यू युक्सिन का हाथ पकड़ा और फिर चिल्लाया, छोटे चाचा, युक्सिन दीदी भी आई है। तब जाकर मैंने आलस के साथ पीछे मुड़कर देखा और रूखेपन से पूछा, तो? ल्यू युक्सिन कुछ बोलना चाहती थी, पर मेरे ठंडे जवाब ने उसे चुप कर दिया। किन फान हैरान था। ये बेवकूफ तो पहले युक्सिन दीदी को देखते ही कुत्ते की तरह पीछे भागता था। इसे क्या हो गया? क्या इसे कुछ पता चल गया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने फिर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किन फान को लगा मैं जल रहा हूँ, तो उसने ल्यू युक्सिन से दूरी बनाई और सफाई दी। वो युक्सिन दीदी को कुछ सामान खरीदना था, तो उन्होंने मुझे साथ चलने को कहा। ल्यू युक्सिन ने भी इशारा समझ लिया और बोली, हाँ छोटे चाचा, फान फान आपको सबसे अच्छे से जानता है। आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी मदद से आपकी पसंद का कुछ लेकर आपको खुश कर दूं। मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। डेटिंग के लिए इतना घटिया बहाना, इतनी खराब एक्टिंग। मैं पहले अंधा था जो इन पर यकीन करता था। मेरी आवाज एकदम ठंडी हो गई। मैंने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? मुझे पता था उसने मेरा कार्ड लिया है और मैं वही वापस लेना चाहता था। किन फान सक्का गया पर ढीठ बना रहा। छोटे चाचा, ये वही कार्ड है ना जो आपने मुझे दिया था और कहा था कि जितना चाहे खर्च करो? वाह, कितनी बेशर्मी से बोल रहा है। मैंने मन ही मन सोचा और सीधा मुद्दे पर आया। मैं भूल गया था, मेरा कार्ड मुझे वापस दे दो। क्या? किन फान को समझ नहीं आया। मैंने सब्र खोते हुए कहा, मैंने कहा कार्ड वापस करो। अब मेरी शादी हो चुकी है और ये कार्ड मेरी और आयु की जॉइंट प्रॉपर्टी है। ये कहकर मैंने शेन झिंग्यू की तरफ आंख मारी। शेन झिंग्यू की नजरें मुझ पर ही थी। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और चिढ़ते हुए असिस्टेंट शेन से कहा, शेन, खड़े होकर क्या देख रहे हो? इन्हें समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें भी नहीं पता कि क्या करना है? शेन तुरंत होश में आया और झपट कर किन फान के हाथ से कार्ड छीन लिया और मुझे दे दिया। मैंने कार्ड लिया और दुकान के मैनेजर की तरफ देखा। मुझे याद है कि यहाँ सिर्फ कार होल्डर्स ही आ सकते हैं, है ना? शेन तुरंत समझ गया, जी सर, मैं अभी देखता हूँ। किन फान घबरा गया। अगर उसे यहाँ से निकाला गया तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। उसने शेन को रोकने की कोशिश की, पर मैंने इशारा कर दिया कि जरूरत नहीं है। शेन झिंग्यू ये सब चुपचाप देख रही थी, पर उसके मन में अभी भी थोड़ी जलन थी। लगता है मेरा पति मेरे लोगों का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है, पर ये लोग उसका ध्यान क्यों बंटा रहे हैं? उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, इसे कैद कर लूं ताकि ये सिर्फ मेरा रहे और कोई इसे छीन न सके। पर उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया। नहीं, ऐसा करने से वो डर जाएगा और मुझसे नफरत करेगा। किन फान ने मुझे एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, छोटे चाचा, हम दोस्त हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा और युक्सिन दीदी का कोई चक्कर नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है आप उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करती है, पर अब आपकी शादी हो गई है तो वो बेचारी क्या करे? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई महामूर्ख हो। ल्यू युक्सिन भी पास आई और मासूम बनकर बोली, छोटे चाचा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आप देख ही रहे हैं, मैं शेन परिवार का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? जब हम मिलकर शेन परिवार को गिरा देंगे, तब मैं आपसे शादी करूंगी। वो मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी, पर मैं चुपचाप पीछे हट गया। वाह, क्या एक्टिंग है। चलो मैं भी थोड़ा खेल लेता हूँ। मैंने दुखी होने का नाटक किया और कहा, ठीक है, मैं युक्सिन दीदी की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, पर अभी मुझे शेन झिंग्यू को खुश रखना होगा ताकि उसका शक दूर हो सके, वरना हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। ल्यू युक्सिन मन ही मन हंसी। अभी भी वही पुराना कुत्ता है। एक इशारे पर आ गया। उसने हाँ में सिर हिलाया, तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। मैंने भी अंदर ही अंदर नफरत के साथ कहा, मेहनत तो कुछ नहीं है, बस मेरे सरप्राइज का इंतजार करना। मैंने घबराहट का नाटक करते हुए उन्हें भगाया। तुम लोग जल्दी जाओ, उसे शक हो जाएगा। ये कार्ड रखो
और ध्यान से इस्तेमाल करना उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कार्ड वापस किन फांग के हाथ में थमा दिया। जैसे ही वो दोनों खुश होकर वहां से गए, मेरे चेहरे से सारा प्यार गायब हो गया और सिर्फ नफरत रह गई। तभी शेन झिंग्यू अपनी व्हील चेयर से मेरे पास आई। उसकी आवाज में जलन साफ थी। बड़े खुश लग रहे हो। लगता है भैया को अभी भी वो लड़की पसंद है। मैंने नीचे झुककर उसके कान के पास शरारत से कहा, वाह, कितनी जबरदस्त जलन की खुशबू आ रही है। शेन झिंग्यू ने गुस्से में मुट्ठियां भींची और जोर से चिल्लाई, शेन, बिल पे करो, अभी ऑफिस जाना है। बिल पे हुआ और वो मुझे वही छोड़कर चली गई। मैं अकेला खड़ा रह गया। उफ, इस शक्की बीवी का क्या करूं? वो दोनों बहुत धीरे चल रहे थे। शायद वो इंतजार कर रही थी कि मैं आकर उसे मनाऊंगा। पर जब लिफ्ट तक मैं नहीं पहुंचा तो उसका दिल जैसे बर्फ की तरह जम गया। उसने आखिरी बार लिफ्ट की तरफ देखा जहां कोई नहीं था। उसकी आवाज अब एकदम ठंडी थी। चलो। गाड़ी में बैठते ही उसने शेन को ऑर्डर दिया, आज के बाद सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे मिलने चाहिए। वो जानती थी कि मैं उन दोनों से अकेले में मिला था। इधर मैं उसके पीछे नहीं गया क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ बातों से उसका डर खत्म नहीं होगा। मुझे उसे यकीन दिलाने के लिए कुछ बड़ा करना था। मैं एक कपड़ों की दुकान में गया, एक शर्ट उठाई और एक कोने के चेंजिंग रूम में घुस गया। पर वो कोई मामूली रूम नहीं था, वो एक खुफिया रास्ते का दरवाजा था। आईना हटाते ही एक दरवाजा दिखा। अंदर जाते ही मुझे एक जानी पहचानी पीठ दिखी। लाल जैकेट पहने हुए एक लड़का। क्या स्टाइल है, ये बाहर जाए तो लड़कियां दीवानी हो जाएं। मैंने सोचा। मैंने खुशी से आवाज दी, लाल कपड़े वाले भाई। वो रुका, पीछे मुड़ा। उसके होंठ के कोने पर थोड़ा खून लगा था। ओहो, हमारे बड़े आदमी आ गए। यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने शर्माते हुए नाक खुजलाई। मजाक मत उड़ाओ यार, काम था इसलिए आया हूँ। लाल जैकेट वाले ने हाथ बांधकर पूछा, बोल, क्या काम है? मैंने पैसे सामने रखे और नरम आवाज में कहा, मैंने पिछली बार कहा था ना, मुझे अपनी जिंग टिंग वाली पहचान के साथ आयु का इलाज करना है। पर एक जड़ी बूटी उन बुड्ढों के पास है जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने आ भरी। अगर कोई और होता तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता, पर मैं उसका पुराना यार था। उसने वो वक्त याद किया जब मैंने सकी जान बचाई थी और उसने मेरी। हमारा भरोसा अटूट था। तुम्हें क्या लगता है मुझे उन बुढ़ों से बात करना पसंद है? उसने चिढ़ते हुए कहा। ऊपर से जिंगटिंग अचानक गायब हो गया है। सब मुझे मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, तू इतना अमीर और ताकतवर है, फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मैंने अपनी आंखें झुकाई और मजबूती से कहा, तुम नहीं समझोगे। जितनी ताकत उतने दुश्मन। मैं हमेशा परिवार के साए में नहीं रह सकता। उसने मेरी बात समझी। वो खुद अर्श से फर्श पर गिरने का दर्द जानता था। ठीक है, मैं पूछूंगा, पर वो देंगे या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि जिंगटिंग उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, अगर वो नहीं माने तो मैं खुद जाऊंगा, पर अभी कॉलेज में बहुत काम है तो मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। पुराने काम पूरे करके भेज दूंगा। उसने मजाक उड़ाया। कॉलेज? तेरे जैसे दिमाग वाले को तो उन बच्चों का प्रोफेसर होना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ हिसाब बाकी है। अगर कॉलेज नहीं गया तो मजा कैसे आएगा? लाल जैकेट वाले की दिलचस्पी बढ़ी। किसकी मौत आई है जो तुझे छेड़ रहा है? मैंने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया। ये लो, भाइयों को लेकर ऐश करो, इसके बाद काम शुरू करना है। उसने कार्ड लिया। ठीक है, सब तुझे याद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। आराम से जाना और अपना असाइनमेंट टाइम पर दे देना, वरना वो लोग मुझे खा जाएंगे। मैंने हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। समझ गया भाई। गाड़ी निकलते ही लाल जैकेट वाले ने अपना फोन निकाला और मेडिकल एकेडमी नाम के एक ग्रुप में मैसेज डाला, जिसमें देश के सबसे बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक थे। जैसे ही उसने मैसेज किया, पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा गया और फिर सवालों की बाढ़ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया, छोटा जिंगटिंग तुम लोगों से कुछ जड़ी बूटियां मांग रहा है। उधर मेडिकल एकेडमी में अलग ही तमाशा चल रहा था। यिन लाओ शिकायत कर रहे थे कि वो बच्चा काम पढ़ने पर ही हमें याद करता है। तभी खबर आई कि यिंगटिंग से मिलने का मौका है, लेकिन शर्त ये थी कि सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है। ये सुनकर एकेडमी के तीनों डीन यिन लाओ, हु लाओ और लिन लाओ आपस में भिड़ गए। हर कोई खुद जाना चाहता था। आखिर में सहायक ने बीच बचाव किया और सुझाव दिया कि तीनों साथ चलें, लेकिन बात यिन लाओ ही करेंगे।
क्योंकि उनके पास वो जड़ी बूटियां हैं जिनकी यिंगटिंग को जरूरत है। इधर शेन शिन्यू के ऑफिस का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उसका भाई शेन चेंग वहां आकर उसका मजाक उड़ा रहा था कि शादी के दूसरे दिन ही वो कंपनी भाग आई। उसने शिन्यू को ताना दिया कि उसने एक ऐसे इंसान शादी क्यों की जो उससे प्यार नहीं करता। उसने उसे चेतावनी भी दी कि सोंग और लू परिवार मिलकर उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं जिस पर हमारी नजर है। शेन चेंग के जाने के बाद सहायक शेन यी ने शिन्यू को एक यू डिस्क दी। उसमें मेरी आवाज और कुछ वीडियो थे जिन्हें देखकर शिन्यू को लगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था वो सब सिर्फ एक नाटक था। उसे लगा कि मैं सिर्फ अभिनय कर रहा हूं। मैं विला में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। रात के 7 बज गए, फिर 10 बज गए। जब मैंने शेन यी को फोन किया तो उसने बहुत ही ठंडेपन से मुझसे बात की और यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी चिंता दिखावटी है तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया कि कुछ गलत है। मैंने कंप्यूटर पर उसकी लोकेशन ट्रैक की और पता चला कि वो एक बार के टॉप फ्लोर पर है। मैं तुरंत अपनी लाल फेरारी लेकर वहां के लिए निकल गया। जब मैं बार के केबिन में पहुंचा तो वहां शराब की तेज गंध थी। शेन शिन्यू अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर धुत थी। वो रो रही थी और पूछ रही थी कि क्या उसने मुझसे शादी करके गलती की। मुझे देखते ही उसके दोस्तों के होश उड़ गए। शिन्यू इतनी नशे में थी कि उसने मुझे भाई कहकर पुकारा और फिर कहा कि तुम तो असली हो ही नहीं सकते। उसे उस हालत में और व्हीलचेयर पर बैठकर शराब पीते देख मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा था न कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है। मैंने उसके हाथ से गिलास छीन लिया। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की और चिल्लाई, दूर हटो, तुम नकली हो। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। मैंने उसे व्हीलचेयर पर दबाकर रखा और उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे शांत करने के लिए मैंने उसे एक गहरा किस दिया। वहां मौजूद उसके दोस्त और सहायक सब सन्न रह गए। इस चुंबन से उसका नशा थोड़ा कम हुआ। मैंने उसका चेहरा पकड़कर पूछा, अब साफ दिख रहा है, किसने तुम्हें पीने की इजाजत दी? वो डर गई और उसने अपने दोस्त गोंग हे का नाम ले लिया। मैंने गोंग हे को एक डरावनी मुस्कान दी और फिर शिन्यू से कहा, घर चलो, आज के बाद इन लोगों के साथ बाहर मत निकलना। मैं उसे गोद में उठाकर अपनी फेरारी की तरफ ले गया। मैंने उसे सावधानी से सीट पर बिठाया और शेन यी को उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। गाड़ी में सन्नाटा था। उसने डरे हुए स्वर में पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरते हुए तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। वो डरी हुई थी, लेकिन मेरी खामोशी देखकर उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसी तरह हाईवे पर 1 घंटे तक तेज गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार गाड़ी समुद्र के एक शांत किनारे पर रुकी। मैंने कार का दरवाजा खोला और उसे गोद में उठाकर एक चट्टान पर बिठा दिया। तब जाकर उसे साफ दिखाई दिया कि ये वही जगह है जहां हम बचपन में साथ खेला करते थे। ये हमारे दुखी होने पर छिपने का सुरक्षित ठिकाना था। समुद्र की हवा चल रही थी। उसका नशा अब तक उतर चुका था और इस वक्त वो पूरी तरह होश में थी। मैं उसके सामने खड़ा हुआ। चांदनी में मेरा चेहरा कठोर दिख रहा था। मैंने पूछा, बताओ, तुमने शराब क्यों पी? शेन शिन्यू अब भी बहाना बनाना चाहती थी। वो ऑफिस का काम। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी आंखों में साफ लिखा था कि मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। वो चुप हो गई। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैं मुड़कर समुद्र की ओर चल दिया। हवा में मेरी सफेद शर्ट फड़फड़ा रही थी। उस अकेलेपन से भरी मेरी पीठ को वो टकटकी लगाकर देखती रही। उसे लगा कि वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है, जिसे वो अब पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी और नहीं उसे पकड़ पा रही थी। समुद्र किनारे खड़े होकर मुझे अचानक याद आया कि वो बार तो शेन शिन्यू की ही संपत्ति थी। वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालना बहुत आसान था। जरूर मुझसे कुछ छूट गया था जिसकी वजह से उसे गलतफहमी हुई। मैं मुड़ा और उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए उसके पास वापस आया। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। पुराने वाले भाई के बारे में। उसने बिना सोचे तुरंत कह दिया। मैं थोड़ा मुस्कुराया और मजे लेते हुए पूछा, अच्छा, तो पहले वाला मैं कैसा था? जरा सुनाओ तो। पहले वाले भाई मेरे लिए सबसे अच्छे थे। मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसकी आंखें भर आई और आवाज में रुआंसापन आ गया।
माना कि कभी कभी मैं नखरे करती थी, लेकिन वो हमेशा मुझे मना लेते थे। पर अब वाले भाई बदल गए हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते और उनके दिल में अब कोई और है। मुझे लगा ये शायद उसकी शराब का असर है। उसे रोता देख मेरा दिल पसीज गया, क्योंकि मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। अगले ही पल मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और लाड़ भरे अंदाज में कहा, ठीक है, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी बात बात पर रोती हो। शेन शिंग्यू ने मौके का फायदा उठाकर मुझे गले लगा लिया और मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं भाग जाऊंगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और आह भरते हुए कहा, क्या तुमने मुझे लियू युक्सिन के साथ बातें करते हुए देख लिया था, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं इन दिनों नाटक कर रहा हूँ और गुस्से में तुम शराब पीने चली गई? मेरी बाहों में छिपी उसने धीरे से कहा, पगली, मैंने कहा, मैं तुम्हें समझाने ही वाला था, लेकिन तुम कंपनी चली गई। मैं सारा दिन घर पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे देखकर एक बार मुस्कुरा दिया था। तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी तरफ कितनी बार मुस्कुराता हूँ? बिना कुछ कहे खुद ही गुस्सा हो गई और शराब भी पी ली। मेरी गलती है। उसकी आवाज भारी हो गई थी। क्या अब आप मुझसे नाराज नहीं होंगे? ऐसे कैसे? मैंने जानबूझकर अपना चेहरा सख्त बनाया। पीठ पीछे शराब पी और चाहती हो कि मैं नाराज न हूं? मेरा प्लान तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। शेन शिंग्यू ने सिर उठाया। कैसा प्लान? कल बताऊंगा। अभी पहले तुम्हारी इस चोरी छिपे शराब पीने की बात को सुलझाना है। अब ठीक से खड़ी हो जाओ, हवा लग चुकी है, अब घर चलते हैं। शिंग्यू विला पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। शेन ये पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मैंने शिंग्यू को गोद में उठाकर गाड़ी से उतारा। उसने अपने होंठ भींचे और चोरी से मुझे देखा। हाउसकीपर अंकल चेन भी बाहर आए। साहब, मिस, आप लोग वापस आ गए। अंकल चेन, जरा इनके लिए हंगोवर सूप बना दीजिए। जी साहब, मैं अभी गया। ड्राइंग रूम में मैं सोफे पर बैठ गया और शिंग्यू एक गलती करने वाले बच्चे की तरह सिर झुकाकर मेरे पास बैठ गई। सूप पाने के बाद मैंने मेज की तरफ इशारा किया, इसे पी लो। उसने एक ही बार में पूरा सूप खत्म कर दिया, जैसे कोई टास्क पूरा कर रही हो। मैं खड़ा हुआ, उसके पास गया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मुझसे इतना डरती हो? उसके कान तुरंत लाल हो गए और उसने सिर झुका लिया, जैसे कोई छोटी बिल्ली हो जिसने गलती की हो। उसका प्यारा चेहरा देखकर आखिरकार मेरा दिल पिघल गया और मैंने सफाई दी। मैंने कभी उनकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उनसे हाँ कहना बस एक चाल थी, ताकि वे मेरा जो भी बकाया है उसे ब्याज समेत वापस कर दें। और वैसे भी मैंने उसके कान के पास झुककर अपनी गहरी आवाज में कहा, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत और अमीर है, मैं किसी और को क्यों देखूंगा? शेन शिंग्यू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके गाल तप उठे। मैंने एक कदम पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। तो क्या अब भी जलन हो रही है? उसने जोर जोर से सिर हिलाकर मना किया। ठीक है, मैं वापस सोफे पर बैठ गया और फिर से गंभीर हो गया। अब तुम्हारी शराब पीने की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे पैर की चोट की वजह से तुम्हें शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर तुमने तो हद कर दी। शेन शिंग्यू को बुरा अंदेशा होने लगा। मैंने ऐलान किया, आज रात तुम सोफे पर या स्टडी रूम में सोगी, मेरे बिस्तर पर आने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर मैं बेडरूम में चला गया और उसे वही अकेला छोड़ दिया। उसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी था। देर रात बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। शेन शिंग्यू दबे पांव बिस्तर पर चढ़ गई और सावधानी से मेरे बगल में लेट गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर खुद को गले लगाया और सुकून से सट गई। अंधेरे में मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पगली काफी चालाक है। खैर, मैंने ही उसे ऐसा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ा था। मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी ठीक की और उसे पकड़े रहने दिया। फिर हम दोनों सो गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शिंग्यू बिस्तर से उठ गई। मेरी भी आंख खुली। मैंने समय देखा और थोड़ी देर बाद उठकर तैयार हुआ। एक फिटिंग वाला ब्लैक कैजुअल सूट पहनकर जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि वो सोफे पर बैठकर फोन चला रही है। मेरी आहट सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर अपराधी की तरह चेहरा घुमा लिया। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। गुड मॉर्निंग, उसने बुझते हुए मन से जवाब दिया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मैंने उसे इस तरह खोया हुआ देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम क्या सोच रही हो? शेन शिन्यूए के मुंह से अचानक निकला,
मुझे भाई से गुड मॉर्निंग वाली विश चाहिए। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके गाल हल्के लाल हो गए, लेकिन उसने जिद में अपनी नजरें मुझसे नहीं हटाई। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसके पास गया, अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसके थोड़े खुले हुए होंठों पर एक हल्का सा किस दिया। आगे से तुम सीधे सीधे बोल सकती हो। मेरी आवाज में एक हल्की सी मुस्कान थी। शेन शिन्यूए की आंखों में जैसे चमक आ गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया, जिसे मैं पीछे हटाने ही वाला था। उसकी आवाज अब नरम पड़ गई थी। ठीक है, कल शराब पीना मेरी गलती थी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या तुम अब मुझसे नाराज होना छोड़ दोगे? मैं सच में उससे नाराज नहीं था, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। हूँ, अब नाराज नहीं हूँ। सच में। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से पूछा, तो क्या अब मुझे स्टडी रूम में सोने की जरूरत नहीं है? मैंने उसे छेड़ने के इरादे से अपनी भौहें चढ़ाई। ओह, वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। किसे पता था कि शेन शिन्यूए इस बार चुप नहीं रहेगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इसके तुरंत बाद उसने मुझे एक बहुत ही अलग अंदाज में चूमा। उस चुंबन में एक अधिकार था और एक बेचैनी थी, जैसे वो मेरे फेफड़ों की सारी हवा खींच लेना चाहती हो। जब वो किस खत्म हुआ, मेरे गाल लाल थे और मैं हाँप रहा था। शेन शिन्यूए ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज भावुक और भारी थी, जिसमें थोड़ी शिकायत भी थी। भाई, पतिदेव, मैं अकेले नहीं सोना चाहती। क्या मैं वापस बेडरूम में आ सकती हूँ? उसने जब मुझे पतिदेव कहा तो मेरे कान पूरी तरह गर्म हो गए। आखिर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सिर हिला दिया। तभी एक बेवक्त पेट की गुड़गुड़ाहट ने उस रोमांटिक पल को तोड़ दिया। मैंने शर्मिंदगी से अपना पेट सहलाया। मुझे भूख लगी है। खाना कब मिलेगा? शेन शिन्यूए धीरे से मुस्कुराई और जोर से लियू शेन को आवाज दी। मैं बिना देर किए डाइनिंग हॉल की तरफ भागा। लियू शेन जल्दी ही नाश्ता ले आई। मैं अपना सिर झुकाकर खाने में जुट गया। मेरे गाल खाने से भरे हुए थे। शेन शिन्यूए अपनी व्हीलचेयर चलाकर मेरे पास आई। उसकी आंखों में मेरे लिए ढेर सारा प्यार था। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। मैंने पानी पीते हुए पूछा, आयुए, तुम थोड़ी देर में क्या करोगी? कंपनी जा रही हूँ। मैंने सिर हिलाया और तुरंत फैसला किया, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ठीक है, उसने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। खाना खत्म करने के बाद शेन ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। मैं और शेन शिन्यूए साथ बाहर निकले। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शेन जी, गुड मॉर्निंग। शेनी थोड़ा चौंक गई और अजीब तरह से जवाब दिया, साहब, गुड मॉर्निंग। फिर उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। कार शेन ग्रुप की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर भागते नजारों को देखते हुए मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पिछली बार मैं यहाँ तलाक के कागजों पर साइन करने आया था और पिछली जिंदगी के इस समय में मैं उससे तलाक के लिए लड़ रहा था। मैंने उस ऊंची इमारत को देखा। अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ था। हमारे बीच सबसे बड़ा झगड़ा बस तब हुआ था जब मैंने उससे पूछा था कि उसने मुझसे शादी क्यों की। अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। शेन शिन्यूए की आवाज ने मुझे यादों से बाहर खींचा। शेन ये तुम्हें वापस घर छोड़ देगी। मैंने उसकी फिक्रमंद नजरों को देखा और अपना सिर हिलाया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब हम हाथ पकड़कर कंपनी के लॉबी में घुसे तो सबकी नजरें हम पर थी। प्रेसिडेंट शेन, मिस्टर यांग, हर तरफ से बधाइयां मिल रही थी। मैं मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। शेन शिन्यूए की नजरें शुरू से अंत तक मुझ पर टिकी थी। वो प्यार और ध्यान साफ दिख रहा था। ये आज कंपनी में गपशप का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर उसके ऑफिस गई। अंदर वही पुराना ब्लैक एंड व्हाइट डेकोर था, ठंडा और सधा हुआ। रंग के नाम पर सिर्फ उसकी डेस्क पर एक फोटो फ्रेम था। मैंने उसका हाथ छोड़ा और उसे देखने लगा। उस फोटो में 14 साल का मैं था। सफेद शर्ट पहने समुद्र के किनारे खड़ा था। ढलते सूरज की रोशनी मुझे सुनहरा बना रही थी। वो फोटो अकेली पर खूबसूरत थी। जब मैंने वो फ्रेम उठाया तो मैंने महसूस किया कि पीछे खड़ी शेन शिन्यूए की सांसें एक पल के लिए रुक गई। अच्छी फोटो है, बहुत सुंदर है, मैंने दिल से तारीफ की। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं मुड़ा और मुस्कुराया। मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुमने मुझे इतना अच्छा जो दिखाया है, मुझे तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए।
शेन शिन्यूए ने अपने होंठ भींचे, उसकी खुशी छुप नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। शेन चेंग अंदर आया। उसने मुझे सोफे पर किताब पढ़ते देखा और शेन शिन्यूए को काम करते हुए। ये नजारा बहुत सुकून देने वाला था। मैं खड़ा हुआ और तमीज से बोला, शेन चेंग भाई, गुड मॉर्निंग। उसका बर्ताव रूखा था, बस सिर हिलाकर मॉर्निंग कहा। फिर वो शेन शिन्यूए की तरफ मुड़ा। काम है तो क्या मैं नहीं आ सकता? सीधे मुद्दे की बात करो, शेन शिन्यूए ने सिर उठाए बिना कहा। शेन चेंग ने कहा, ठीक है, कल जो वेस्ट सिटी और ईस्ट सिटी की जमीन की बात हुई थी, शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि सब मिलकर चर्चा करें। ठीक है, मैं आती हूँ, उसने जवाब दिया। शेन चेंग चला गया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वेस्ट सिटी, ईस्ट सिटी, मेरी पिछली जिंदगी की यादें ताजा हो गई। उस समय लियू युक्सिन ने मुझे शेन शिन्यूए का प्लान चुराने के लिए उकसाया था। सबको लगा था वेस्ट सिटी की जमीन बहुत अच्छी है और शेन शिन्यूए ने उसे खरीद लिया था। लेकिन 2 महीने बाद वहां 3 लाशें मिली, जिससे कंपनी के शेयर गिर गए और भारी नुकसान हुआ। वही ईस्ट सिटी की जमीन, जिसे कोई नहीं चाहता था, वहां 6 महीने बाद एक बेशकीमती प्राचीन चीनी मिट्टी का फूलदान मिला, जिसने उसे अनमोल बना दिया। मुझे उसे रोकना था, पर वो मुझ पर यकीन कैसे करेगी? अगर मैंने कहा कि वेस्ट सिटी में दिक्कत है, तो क्या उसे लगेगा कि मैं फिर लियू युक्सिन के लिए झूठ बोल रहा हूँ? मैं चिड़चिड़ा होकर अपने बाल खुजलाने लगा। तभी शेन यी आई। शेन, मीटिंग शुरू हो गई है। शेन शिन्यूए जाने के लिए तैयार हुई। मैं अचानक खड़ा हो गया। आयुए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो रुकी और मुझे देखा। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गई। उनमें शक साफ था। मुझे पता था वो क्या सोच रही है। क्या ये फिर लियू युक्सिन की मदद करना चाहता है? क्या कल का प्यार सिर्फ एक नाटक था? उसका चेहरा देखकर मुझे दुख हुआ। मैं दौड़कर गया और उसका हाथ थाम लिया। मेरी आवाज में विनती थी, मुझ पर भरोसा करो। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बस इस एक बार मेरी बात मान लो। शेन शिन्यूए को मेरा इस तरह से लाड जताना और कमजोर पड़ना बहुत पसंद है। उसने मुझे कुछ सेकंड देखा और उसकी आंखों की बर्फ पिघल गई। वो मांग गई। मीटिंग रूम में घुसते ही शेन चेंग भड़क गया। शेन शिन्यूए, तुम इसे यहाँ क्यों लाई? क्या तुम्हें डर नहीं? चुप रहो, उसने बीच में ही टोक दिया। मुझे इस पर भरोसा है। शेन चेंग गुस्से में दांत पीसकर रह गया। ठीक है, बाद में पछताना मत। मुझे अपनी पिछली गलतियों पर अफसोस हुआ। शेन शिन्यूए मुझे अपनी सीट के बगल में ले गई और बैठाया। दूसरे शेयर होल्डर्स एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कंपनी में चलती सिर्फ उसकी थी। तभी किसी ने ईस्ट सिटी की जमीन विकसित करने का सुझाव दिया। शेन चेंग सिर हिलाने ही वाला था कि मैं बोल पड़ा, मैं ऐसा नहीं सोचता। शांत कमरे में मेरी आवाज गूंजी, मुझे लगता है वेस्ट सिटी की जमीन न ईस्ट सिटी से ज्यादा कीमती है। पूरे कमरे में शोर मच गया। जिस शेयर होल्डर ने सुझाव दिया था, उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम कल के लड़के क्या जानते हो? शेन चेंग और शेन शिन्यूए दोनों ने उसे ऐसी ठंडी नजर से देखा कि उसे पसीना आ गया। शेन चेंग मुझे सुनाना चाहता था, पर अपनों को दूसरों से डांट खाते देख उसकी रक्षा करने की प्रवृत्ति जाग गई। उसने गला साफ किया। आगे बोलो, ठोस कारण दो। मैंने खुद को संभाला और कहा, ईस्ट सिटी के बारे में सरकार की खबरें उड़ रही हैं, पर जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, रिस्क बहुत है। बहुत सी कंपनियां उस पर नजर गड़ाए हैं। वहां घुसना घाटे का सौदा हो सकता है। मैं रुका और सबको देखा, लेकिन वेस्ट सिटी अलग है। वो अभी मामूली लग रही है, पर उसकी लोकेशन ऐसी है कि थोड़ा काम करने पर वो सोना उगल सकती है। इससे शुरुआत में पैसा भी बचेगा और भविष्य में मुनाफा भी बेहिसाब होगा। शेन चेंग और शेन शिन्यूए दोनों हैरान थे, खासकर शेन शिन्यूए। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार पहचान रही हो। मैंने कुछ और डिटेल दी। कुछ लोग मान रहे थे, पर कुछ को लग रहा था मैं पागल हूँ। जब शेन शिन्यूए ने माथे पर बल डाला, तो मैंने टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैं अचानक खड़ा हो गया और सबकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। अगर 3 महीने में वेस्ट सिटी की जमीन के दाम नहीं बढ़े, तो मैं अपनी जेब से 100 करोड़ दूंगा और वो शेन ग्रुप के नुकसान की भरपाई होगी। शेन शिन्यूए दंग रह गई। उसने मुझे कभी इतना आत्मविश्वास से भरा नहीं देखा था। शेन, आप एक बच्चे को यहाँ तमाशा करने दे रही हैं? गो वेहुआ नाम के एक विरोधी शेयर होल्डर ने ताना मारा। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा।
गो घुमा फिराकर बात मत कीजिए। ये 100 करोड़ मेरा अपना पैसा है, कंपनी का नहीं। मैंने सबको चुनौती दी। क्यों? किसी में शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है? या आप सबको मेरी बात सही लग रही है? शेन चेंग ने शेन शिन्यूए की तरफ देखा। उसने इशारे में कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, जो होगा मैं देख लूंगी। गो वेहुआ को लगा कि ये मुझे घर से बाहर निकालने का अच्छा मौका है ताकि उसका बेटा जगह ले सके। उसने तुरंत कहा, ठीक है, हम शर्त लगाते हैं, लेकिन अगर तुम हारे तो 100 करोड़ के साथ साथ तुम्हें शेन शिन्यूए को तलाक भी देना होगा। मंजूर है, मैंने बिना सोचे कह दिया। नहीं, शेन शिन्यूए घबरा गई। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से भींचा कि मुझे दर्द हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और डर था। मैंने उसका हाथ थपथपाया और सबको सुनाते हुए कहा, 3 महीने बाद अगर मैं जीता तो आप सब भविष्य में मेरे आयुए का साथ देंगे और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। और जहां तक हारने की बात है, मैं नहीं हारूंगा। मीटिंग खत्म हुई। शेन चेंग ने मुझे एक गहरी नजर से देखा और चले गए। ये शर्त इंटरनेट पर फैल गई। लियू युक्सिन और छिन फान तो खुशी से पागल थे। मेरी बहनों के भी मैसेज आने लगे कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शेन शिन्यूए ने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपने ऑफिस ले गई। शेन यी को बाहर ही छोड़ दिया गया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? तुमने वो शर्त क्यों मानी? क्या तुम और गो वेहुआ मिले हुए हो? उसकी लाल आंखें और घबराहट देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने नरम आवाज में कहा, आयुए, मुझे दर्द हो रहा है। उसने पकड़ ढीली की पर मुझे छोड़ा नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैंने कहा था न कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है और ये शर्त मैं नहीं हारूंगा। और अगर हार भी गया तो क्या तुम मुझे खुद से दूर जाने दोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? उसने जोर से कहा, सिर्फ मेरी मौत ही हमें अलग कर सकती है। मैंने हंसकर उसके कान में कहा, तो बस तमाशा देखो। किसी भी कीमत पर वो जमीन ले लो और चुपके से लियू युक्सिन को ये खबर दे दो तुम फिर उसकी मदद कर रहे हो। उसकी आंखें फिर ठंडी हो गई। नहीं, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली जिनमें अब एक अलग तरह की नफरत थी। मैं तो बस अपना पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूँ। शेन शिन्यूए ने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर कहा, ठीक है, एक आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ, मुझे निराश मत करना। शुक्रिया बीवी। मैंने उसके होठों पर एक किस किया। तभी मेरे फोन पर लियू युक्सिन का कॉल आया। मैंने शेन शिन्यूए के सामने ही स्पीकर ऑन करके फोन उठाया। क्या बात है? मेरी आवाज ठंडी थी। चाचा, क्या शेन शिन्यूए ने सच में जमीन छोड़ दी? इंटरनेट पर तो यही चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम शर्त हारे तो 100 करोड़ मैं दे दूंगा। लियू युक्सिन उत्साह में बोला। मैंने मजाक के अंदाज में कहा, अच्छा, तो फिर बहुत शुक्रिया, और फोन काट दिया। शेन शिन्यूए का मूड अब थोड़ा ठीक था। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। मेरे फैमिली ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई थी। मैंने बस एक मैसेज किया, भरोसा रखिए, मैं होश में हूँ। अगले ही पल एक के बाद एक रेड पैकेट और पैसे ट्रांसफर होने के नोटिफिकेशन आने लगे। किसी ने सवाल नहीं किया, बस सबने साथ दिया। सु यूनक्सुए का मैसेज आया, बच्चे, हमें तुम पर भरोसा है, तुम जो करोगे हम साथ हैं। उन लाल मैसेज की लिस्ट देखकर मेरी आंखें भर आई। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं जो भी करूं उन्हें लगता है मैं सही हूं। वे हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। मैंने रोते हुए कहा, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू दीदी। शेन शिन्यूए ने मेरे आंसू पोंछे, लेकिन उसका अंदाज फिर भी दबंग था। मत रो, अभी मैं भी तुम्हें पैसे भेजूंगी। उसके बाद मेरे लिए रोना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए आंसू बहाओ। मैं उसकी बात सुनकर रोते रोते हंस पड़ा। क्यों? उसने संजीदगी से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही अपने जज्बात जाहिर करो। मैंने अपना सिर जोर से हिलाया। मेरा दिल अंदर से भर आया। ठीक है, भविष्य में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहूंगा। तभी मेडिकल एकेडमी के डीन यिन के आने की खबर ने पूरे इंपीरियल सिटी में तूफान ला दिया। ये बड़ी खबर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई और मुझे ये जानकारी तब मिली जब न्यूज पहले ही वायरल हो चुकी थी। होंगी का मैसेज आया, डीन यिन आने पर अड़े हुए हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। वो दुर्लभ जड़ी बूटियों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं राजी नहीं होती तो वो दवाएं नहीं देते। खैर, उनके आने से तुम्हें एक अच्छा कवर मिल जाएगा, है ना? रेड रेस की चालें बहुत गहरी थी, मैं ये अच्छी तरह जानता था। फिर भी मैं खामोश रहा। ये कदम जितना सुरक्षा के लिए था,
उतना ही दुनिया को एक संदेश देने के लिए भी। आखिरकार मैंने मुंह खोला और भारी आवाज में कहा, ये खबर फैला दो कि जिंगटिंग भी साम्राज्य की राजधानी में एक सर्जरी करने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें परेशान करे। अगर किसी ने भी दखल दिया तो जिंगटिंग हमेशा के लिए अपना हाथ मेडिकल प्रैक्टिस से रोक लेंगे। तो फिर तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि ये सर्जरी शेन परिवार की बड़ी बेटी के लिए है? डीन यिन का आना अपने साथ एक नया मोड़ लेकर आया था। शायद इसी बहाने उस रहस्यमयी जिंगटिंग का पता लगाया जा सके। तभी डॉक्टर शेन कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मिस शेन, एक बहुत अच्छी खबर है। शेन शिंग्यू को लगा कि शायद डीन यिन के बारे में कोई बात है, जबकि उसने अभी अभी मुझसे बात की थी। क्या हुआ? उसने पूछा। डॉक्टर शेन ने अपना फोन उसके सामने कर दिया। स्क्रीन पर हेडलाइन चमक रही थी, जिंगटिंग भी साम्राज्य की राजधानी आ चुके हैं और यहाँ एक सर्जरी करने वाले हैं। हालांकि मरीज का नाम अभी तय नहीं था, लेकिन बाहर लोग कयास लगा रहे थे कि इसका संबंध डीन यिन से है। क्या हमें रेड ड्रेस से बात करनी चाहिए? शायद वे जिंगटिंग को बुला सके। डॉक्टर शेन ने हिचकिचाते हुए पूछा। शेन शिंग्यू की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी। उसने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, हर मुमकिन कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे, जिंगटिंग को किसी भी कीमत पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। डॉक्टर शेन ये आदेश लेकर चले गए। उन्हें उम्मीद तो कम थी, पर चमत्कार हो गया। उसी दोपहर डॉक्टर शेन फिर से ऑफिस पहुंचे, जहां शेन चेंग और शेन शिंग्यू बात कर रहे थे। इतनी खुशी की बात क्या है? शेन चेंग ने डॉक्टर शेन के चेहरे पर मुस्कान देखकर पूछा। डॉक्टर शेन ने बिना सस्पेंस बनाए सीधे शिन्यू से कहा, मिस शेन, वो मान गए। जिंगटिंग तैयार है। मुफ्त सर्जरी आज से 1 महीने बाद होगी। शेन चेंग की आंखें फटी की फटी रह गई। सच में? कहीं तुम किसी धोखे में तो नहीं हो? मुझे भी पहले यही लगा था। डॉक्टर शेन ने गहरी सांस ली और फोन आगे बढ़ाया। लेकिन अभी अभी जिंगटिंग की आधिकारिक वेबसाइट और मेडिकल एकेडमी ने एक साथ घोषणा की है। डीन यिन ने अपने वीबो पर लिखा है, नमस्ते, मैं डीन यिन हूँ। इस बार मेरा यहाँ आने का मकसद एक तो नए छात्रों का चुनाव है और दूसरा जिंगटिंग को एक सर्जरी में असिस्ट करना और उनसे सीखना है। मरीज तय हो चुका है। वो शेन परिवार की बड़ी बेटी है और जिंगटिंग की वेबसाइट का मैसेज तो और भी हैरान करने वाला था। इस साल की खुशकिस्मत इंसान शेन शिन्यू। कृपया उन्हें मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको उनके पैर बिल्कुल ठीक करके वापस दूंगा। इंटरनेट पर मानो धमाका हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि फैसला इतनी जल्दी हो जाएगा। शेन परिवार के रुतबे को देखते हुए सब शांत हो गए। वीबो पोस्ट करने के तुरंत बाद मैंने शेन शिन्यू को फोन लगाया। लिटिल अंकल। दूसरी तरफ से उसकी आवाज में खुशी और कंपन था। मैं मुस्कुरा उठा। बधाई हो, मैंने न्यूज देख ली है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। हम इसका जश्न मनाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोन रखने के बाद शिन्यू का काम में मन नहीं लगा। उसने मेज पर रखा फोटो फ्रेम उठाया और उस पर उंगलियां फेरी। ये सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था। अगर ये सपना है तो वो कभी नहीं जागना चाहती थी। तभी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया। उसे लगा कि मैं आ गया हूँ और वो खुशी खुशी दरवाजा खोलने दौड़ी, पर सामने 3 लोगों को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो बिना कुछ कहे मुड़ी और अंदर चली गई। अरे, ये कैसा बर्ताव है? गोंग हे चिढ़ते हुए बोला। शू शिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पता नहीं, पर लगता है तुम उसे पसंद नहीं आए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शिन्यू की आवाज ठंडी थी। न्यूज देखी तो सोचा जश्न मना ले। गोंग हे चिल्लाकर बोला, नहीं चाहिए, मेरे पति मेरे साथ जश्न मनाएंगे। शिन्यू ने बिना सोचे जवाब दिया। गोंग हे के मुंह में जो चाय थी वो उसने लगभग बाहर उगल दी और जोर जोर से खांसने लगा। तुमने अभी क्या कहा? शिन्यू उसे हिकारत से देखते हुए अपनी बात दोहराने ही वाली थी कि दरवाजा फिर खुला। टिंग टिंग। तभी मैंने अपना सिर अंदर झुकाया और शरारत से चिल्लाया, क्या तुमने मुझे याद किया? पर मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी नजर कमरे में खड़े उन 3 लोगों पर पड़ी। उन्हें देखकर मेरी बोलती बंद हो गई और मैं शर्मिंदगी के मारे वही जम गया। एक अजीब सी आवाज निकालते हुए मैं सीधा शेन शिन्यूए के गले लग गया और अपना चेहरा छिपा लिया। भाई, हद से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने उसके कान में बुदबुदाते हुए कहा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि यहाँ कोई और भी है? मेरी इस हरकत पर शिन्यूए की हंसी रुकी नहीं रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली,
मुझे खुद नहीं पता था, ये लोग बस अभी अभी आए हैं। उसकी हंसी सुनकर मेरे गाल और भी लाल हो गए। मैंने उसकी बाहों में दबेदबे ही कहा, तुम अभी भी हंस रही हो, प्लीज हंसो मत। उसने अपनी हंसी रोकी और प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, ठीक है बाबा, अब नहीं हंसूंगी। जीजा जी, जूशिन ने सबसे पहले मुस्कुराते हुए मुझे आवाज दी, जबकि गोंगहे किसी बेवकूफ की तरह मुझे फटी आंखों से देख रहा था। तुम इसे जीजा जी क्यों बोल रहे हो? ये तो इसे पसंद भी नहीं करती, गोंगहे ने तंज कसा। खैर, मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और मैं शिन्युए की बाहों से बाहर आया। मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए उन तीनों को नमस्ते किया। किन्हे ने सुझाव दिया, जीजा जी, पिछली बार हमारी ठीक से खातिरदारी नहीं हो पाई थी, क्यों न इस बार हमें मौका दे। मैंने शिन्युए की तरफ देखा। जब उसने कोई ऐतराज नहीं किया तो मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन होस्ट मैं और आयुए ही करेंगे। उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। आखिर शेन परिवार की बड़ी बेटी से ज्यादा अमीर और कौन हो सकता था। मंजिल जल्द ही तय हो गई, तियानजी पैवेलियन। ये राजधानी का सबसे टॉप क्लब है, जहां रसूखदार लोगों के बिना एंट्री मिलना नामुमकिन है। पहले हमें लगा था कि जगह नहीं मिलेगी, पर एक फोन कॉल पर सब सेट हो गया। जाहिर है, उन लोगों को नहीं पता था कि ये जगह मैंने पहले ही शिन्युए के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बुक कर रखी थी। अंदर घुसते ही लाल कपड़ों में एक आदमी सामने आया, जिसका अंदाज ही बहुत अलग था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ये बंदा फिर से खाली नहीं बैठ पाया। आप सभी के लिए ऊपर का प्राइवेट रूम तैयार है, मेरे साथ आइए। लाल कपड़ों वाले ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। शिन्युए ने सिर हिलाया और बड़े स्वाभाविक तरीके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिफ्ट की तरफ ले गई। ऊपर पहुंचते ही बड़े बड़े नजारे देख चुके गोंगहे और उसके साथी भी वहां की विलासिता देखकर दंग रह गए। वाकई वो जगह इतनी महंगा होने की कोई तो ठोस वजह थी। लिविंग एरिया से लेकर एंटरटेनमेंट जोन तक सब कुछ किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। सबके बैठने के बाद मेन्यू मेरे सामने आया। मैंने शिन्युए की पसंद की कुछ चीजें चुनी और मेन्यू आगे बढ़ा दिया। मेरा हो गया, अब तुम लोग ऑर्डर करो, जो खाना है मंगाओ, बस शराब की इजाजत नहीं है। गोंगहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के ढेरों चीजें ऑर्डर कर दी और शिन्युए ने मुस्कुराते हुए मेरी पसंद की भी कुछ डिशेस जुड़वा दी। ऑर्डर देने के बाद मैं एक बहाना बनाकर उठा। जल्दी आना, शिन्युए ने कहा। मैंने उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया और नरमी से कहा, ठीक है, मेरा इंतजार करना। मैं सीधा किचन की ओर गया, जहां लाल कपड़ों वाला पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। सामान कहाँ है? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। सब तैयार है, उसने एक पैकेट मुझे थमाया। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, वहां के शोर शराबे में अचानक सन्नाटा छा गया। सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। एक मोटा और लंबा शेफ अपनी टोपी टेढ़ी किए बड़ा सा करछुल घुमाता हुआ मेरे रास्ते में आ गया। कौन हो तुम? ये किचन है, यहाँ फालतू लोगों का आना मना है। मैंने उसे एक नजर देखा और कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों से पास खड़े लाल कपड़ों वाले को इशारा किया। लाल कपड़ों वाला तुरंत आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, दफा हो जाओ। हेड शेफ ने उसे हल्के में लिया और हंसते हुए बोला, तुम चीज क्या हो? यहाँ के कायदे कानून जानते हो? लाल कपड़ों वाला ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। यहाँ का कायदा मैं ही हूँ। हेड शेफ बुरी तरह भड़क गया। लड़के, जुबान ज्यादा चल रही है तुम्हारी। मैंने तंग आकर उन्हें बीच में ही टोका, जल्दी खत्म करो, मेरे पास वक्त कम है। मेरी बात खत्म होते ही सबकी हैरान नजरों के बीच मैंने एप्रन और टोपी पहनी और शिन्युए के लिए वो खास औषधीय भोजन तैयार करने लगा। इसे मैंने खुद मॉडिफाई किया था, जो न केवल असरदार था बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब था। जैसे ही मैंने काम शुरू किया, हेड शेफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यहाँ अपनी मनमानी चलाने की आदत थी। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, पर लाल कपड़ों वाले ने उसे रोक लिया। अपनी मौत को दावत मत दो। उसने फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ जब मीना ने उसकी आवाज सुनी तो उसके हाथ पांव फूल गए और वो लगभग भागते हुए किचन की तरफ आई। जब वो अंदर पहुंची तो हेड शेफ करछुल उठाकर हमला करने ही वाला था। मीना को लगा उसका करियर तो गया। रुको, वो चिल्लाई। हेड शेफ ने मीना को देखा तो उसका हौसला और बढ़ गया। मैनेजर, अच्छा हुआ आप आ गई। ये दो लोग बिना परमिशन घुस आए हैं। पर मीना ने उसे अनसुना कर दिया और लाल कपड़ों वाले के पास जाकर 90 डिग्री झुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रेसिडेंट, आप यहाँ कैसे? ये मेरी गलती है, मुझे इसे संभालने दीजिए।
प्रेसिडेंट शब्द सुनते ही हेड शेफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाल कपड़ों वाला एक तरफ हटा तो मैं दिखा जो खाना बनाने में बिजी था। हालांकि मेरी पीठ उनकी तरफ थी, पर इस लेवल पर मुझे कौन नहीं पहचानता। मीना के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत मुड़कर हेड शेफ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लाल कपड़ों वाला आगे बढ़ा और उसकी आवाज में एक भारीपन था। किचन को सुधारने की जरूरत है। अगर कोई सही आदमी नहीं मिला तो खुद संभालो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसने मीना के कान में चेतावनी दी, इसकी पहचान जाहिर मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मीना पसीने पसीने थी और बस सिर हिलाती रही। मैंने आसपास की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना खाना पूरा किया। घड़ी देखी तो मेरा दिल बैठ गया। 20 मिनट लग गए। धत, देर हो गई। मैंने जल्दी से एप्रन उतारा, लाल कपड़ों वाले को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और बिना किसी को देखे वॉशरूम की तरफ भागा। वापस जाने से पहले खाने की महक साफ करना जरूरी था। पर किस्मत देखिए, वॉशरूम के दरवाजे पर ही मुझे वो इंसान मिला जिसे मैं देखना तक नहीं चाहता था। जैसे ही जे क्यूई ने मुझे देखा, उसने ताना मारना शुरू कर दिया। अरे, ये कौन है? क्या ये लियू यूशिन का नंबर 1 चमचा नहीं है? मैंने उसे नजरअंदाज करना चाहा, पर तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, जब कोई खुद जलील होने के लिए सामने आ रहा हो तो उसे क्यों छोड़ना। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। क्यों? क्या तुम्हारे घर इंटरनेट अभी अभी आया है? तुम्हें नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर और भी जोर से हंसने लगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने एक अपाहिज के यहाँ घर जमाई बनकर शादी की है। क्या मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए? वो अपाहिज शब्द मुझे सुई की तरह चुभा और मेरा सब्र टूट गया। मेरे अंदर से एक ठंडी जानलेवा लहर उठी। वो डरकर पीछे हटने लगी। मैं एक एक कदम आगे बढ़ा और उसे दीवार से सटा दिया। तुम क्या करना चाहते हो? वो दहशत में थी। मैंने बिना सोचे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। दर्द के मारे वो चिल्ला उठी। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मेरे बारे में कुछ भी कहो चलेगा, लेकिन उसके बारे में गलत कहा तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता था, पर तू खुद मरना चाहती है तो ले। मैंने टॉयलेट पेपर का रोल उसके मुंह में ठूंस दिया और उसे जमकर पीटा। जब दरवाजे पर कदमों की आवाज आई, तब जाकर मैंने हाथ रोका। अगले ही पल दरवाजा खुला। शेन यी ने अंदर का नजारा देखा तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। हे, पीछे से शिन्युए आई। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत आगे बढ़ा ताकि वो अंदर का मंजर न देख सके। मेरी आवाज अपने आप नरम हो गई। तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था न रूम में इंतजार करो। शिन्युए ने अंदर की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों में बस मेरे लिए फिक्र थी। तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक हूँ, चलो यहाँ से। वो मान गई। शेन यी ने जमीन पर पड़ी उस अधमरी लड़की को देखा और मन ही मन कहा, साहब तो बड़े खतरनाक निकले, मानना पड़ेगा। जब हम वापस कमरे में पहुंचे, गोंगहे ने मजाक किया, ओहो, जीजा जी वापस आ गए। मुझे लगा आप टॉयलेट में ही गिर गए। जू शिन ने पूछा, शिंगड्यूए, इस बंदे का क्या चक्कर है? कुछ दिन पहले तक तो ये मान नहीं रहा था, आज अचानक कैसे बदल गया? शिन्युए ने अपने दोस्तों की बातें सुनी और बड़े पक्के लहजे में कहा, तुम लोग जानते हो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। हमारा रिश्ता अभी अभी थोड़ा सुधरा है। मैं नहीं चाहती कि किसी छोटी बात पर फिर कड़वाहट आए, इसलिए प्लीज उसके बारे में अब और कुछ मत कहना। जू शिन ने आह भरी, ठीक है, हम वादा करते हैं, लेकिन अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। शिन्युए ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने गोंगहे के मजाक पर मुस्कुराते हुए बहाना बनाया। रास्ते में एक पुराना क्लासमेट मिल गया था, बस उसी से बातें करने लगा। देरी के लिए सॉरी। सबने कहा कोई बात नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट है पर सर्विस थोड़ी स्लो है। बस शिन्युए की डिश पहले आ गई। मैं मन ही मन हंसा, देरी क्यों न हो, वो मैंने खुद जो बनाई थी। तभी वेटर, लाल कपड़ों वाला, आया और बोला, ये कुछ डिशेज हमारे हेड शेफ ने बनाई है जो आज ही वापस आए हैं। गोंगहे हैरान रह गया, वाह शिन्युए, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। शिन्युए ने मेरी तरफ एक शक भरी नजर डाली, पर मैं चुपचाप खाना खाता रहा जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। खाने के दौरान जू शिन ने हिचकिचाते हुए कहा, सुना है डिवाइन डॉक्टर तुम्हारा इलाज करने को मान गए हैं। क्या तुम उनसे मेरे भाई के बारे में पूछ सकती हो? इतने डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ काम नहीं आया। शिन्युए ने वादा किया कि वो कोशिश करेगी।
वापसी में कार में शिन्युए मेरा हाथ थामे हुई थी। मुझे पिछले जन्म की बात याद आई कि जो शिन का भाई वाकई बीमार था और जल्द ही गुजर गया था। मैंने शांति तोड़ी। जो शिन के भाई को क्या बीमारी है? शिन्युए ने सिर हिलाया। पता नहीं, चेकअप में सब ठीक आता है पर वो अचानक बेहोश हो जाता है। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें डॉक्टरी की क्या समझ? शिन्युए ने चुटकी ली। मैंने सीना तान कर कहा, मुझे कम मत समझो। वो मेरी इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा दी। आधा महीना बीत गया और कॉलेज का आखिरी साल शुरू हुआ। शिन्युए मुझे क्लास तक छोड़ने आई। हम हाथ पकड़कर चल रहे थे और सब हमें ही देख रहे थे। क्लास पहुंचते ही दोस्तों ने घेरा, ये क्या चल रहा है? मैंने शिन्युए का हाथ और कस के पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी शादी हो गई है। पूरी क्लास में हंगामा मच गया। सब पार्टी मांगने लगे। शिन्युए ने बड़े दिल से कहा, ठीक है, मैं सबको पार्टी दूंगी। मैंने उसे विदा किया। तुम अपनी क्लास में जाओ, क्लास के बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। वो चली गई। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नजर क्लास के कोने में बैठे उस जाने पहचाने चेहरे पर टिक गई।